आज के एमपी लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। न्याय धर्म सभा का ये न्याय स्थापना अभियान है। इसके अंतर्गत ये न्याय के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है। न्याय को जन जन तक पहुंचाना और न्याय को समाज और राष्ट्र में प्रतिष्ठित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। सभी लोग प्रत्येक रविवार को फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम में भाग लिया करें, सम्मिलित हों और इसे दूर दूर तक पहुंचाएं। अपनी जो भी सामुदायिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसमें जहाँ तक भी लोग न्याय को पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयत्न सभी लोग करते रहें। न्याय के बिना मानवीय दुखों का कोई अंत नहीं है। मानवीय समस्याओं का परम समाधान न्याय के सिद्धांत में ही है। इसलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं। न्याय का कोई विकल्प नहीं है। न्याय ही मानवीय समाज और राष्ट्र का धर्म है। धर्म के नाम पर आपको जो तमाम बातें बताई गई वो वास्तविक नहीं थी कि आप कितना भजन गाते हैं, कितना कीर्तन करते हैं, कितना गंगा स्नान करते हैं, कितना योगा करते हैं, कितना आसन करते हैं, कितना गरीबों की मदद करते हैं। कितना अंधों अपाहिजों की सहायता करते हैं। इन बातों का मानवीय धर्म से कोई संबंध नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल वो जीता है। ये व्यक्तिगत जैसा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मानवीय अस्तित्व ही सामाजिक है। दरअसल सामाजिक का अभिप्राय है समान व्यवहार के लिए परस्पर सहमत लोगों का समूह। समाज की सीधी सी ये परिभाषा है। अगर आप इस सामाजिकता को नहीं जानते हैं, नहीं जीते हैं, तो आप पशुता से ऊपर नहीं जा सकते। और पशुता में आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि एक बंदर गिर गया तो दूसरे बंदर दौड़ पड़े। गिरने के बाद जो ये मदद करने दौड़ते हो, ये तुम्हारी 420 ही होती है ज़्यादातर। कहीं भूकंप आ गया, तुम ले गए अपना ट्रक लगा दिए, ब्रेड बांट रहे हो, बटर बांट रहे हो, कंबल बांट रहे हो, चद्दर बांट रहे हो और सोच रहे हो कि तुम बड़े नेक काम में लगे हो। किसी वृद्ध की सहायता कर रहे हो और सोच रहे हो कि तुम बड़े नेक इंसान हो।
जब मानवीय समस्याएं सामाजिक हैं तो तुम कहाँ नेक इंसान वहां बने बैठे हो? जो भी समस्या है वो सामाजिक आधार पे हल नहीं है और वो तुम देख नहीं रहे हो। किसी वृद्ध को तुम्हारे सहायता की जरूरत तभी ना पड़ेगी जब उसको सामाजिक व्यवस्था के तहत कहीं कोई उसकी केयरिंग ना हो, उसके लिए कोई प्रोविजन ना हो, उसके लिए कोई कानून ना हो, उसके लिए कोई नियम ना हो, कोई नीतियां ना हो, कोई निर्णय ना हो। आप चले गरीबों की मदद करने, एक बंदर गिर गया तो दूसरे बंदर उसकी मदद कर रहे हैं, तो ये बंदरी जिंदगी है। मदद करने की नौबत क्यों आई? भाई बंदरों की पुलिस कहां थी? आप व्यक्तिगत रूप से जो मदद करने दौड़े, किसी वृद्ध को सड़क पार करा रहे हैं, तो ये तो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए थी कि सड़क वृद्ध लोग भी पार कर सकें, ऐसा पैसे बनाया जाना चाहिए था मार्गों पर। तो सोच समझकर ये संवैधानिक विषय था। आप कहां मदद करने को से जा रहे हैं बीच में? अब आज के जितने समाज सेवी हैं आप उनको देखो, वो जंगल सेवी हैं या समाज सेवी है? इसे देखें। समाज तो परस्पर समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह है, तो समान हितों की सुरक्षा उसमें हो तो उसे सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो जब ये है नहीं तो आप पहले तो सामाजिक प्राणी सिद्ध नहीं हो पा रहे, जंगली जीव सिद्ध हो रहे हैं। अब जंगली जीव जो है वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब मदद कैसी कर रहे हैं वो भी सब पता है कि वो मदद करने इसलिए गए हैं क्योंकि थोड़ा अपना राजनीतिक जनाधार बना रहे हैं। तो मदद करने गए हैं कि राजनीतिक जनाधार बनाने गए हैं, ये सब ध्यान दीजिए। हर राजनेता आजकल किसी की बेटी के ब्याह में 5,000 रुपए दे आता है। डायरेक्ट अगर वोट के लिए घूस दे तो शायद पकड़ा जाएगा, तो इनडायरेक्ट ऐसे आपको ऑब्लाइज करता है कि जब तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम होगा तो मदद करने पहुंच जाएगा। तो बेटी के ब्याह में मदद करने ऐसे समाज सेवी और राज सेवी लोग पहुंच जाते हैं। तो ऐसे समाज नेता और राजनेता जो पूरी तरह से असामाजिक और अराष्ट्रीय है, असंवैधानिक है, वही लोग इस मदद के धंधे में लिप्त दिखाई देते हैं। वृद्धों की सेवा, किसने कहा कि तुम वृद्धों की सेवा करो? अब वृद्ध को सेवा की तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी? तो व्यक्तिगत रूप से ऐसी दशा में कैसे पहुंचा कि कोई एक अपरिचित आदमी पहुंच के समाज सेवी उसकी सेवा करने का दम भर रहा है? कारण यह है कि सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं दी गई। तो जो समाज सेवी है वो एक वृद्ध की सेवा कर भी देगा तो वो तो समस्या सारे वृद्धों की है, तो ये किसी एक विशेष की सेवा करने क्यों जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर किसी एक नाटक के किसी विलेन पर अचानक जूता फेंक के मारते हैं उसको। चारों तरफ स्त्रियों पर अत्याचार है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामान्य मौका आते ही वो एक जगह सक्रिय हो गए अचानक, और पूरी दुनिया में फेमस हो गए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर महान थे। उसने जूता पकड़ के और प्रणाम किया कि डॉक्टर साहब आप बहुत महान हैं, आप जैसा आदमी दिव्यात्मा
और प्रभावित हो गया उसकी एक्टिंग से, ओरिजिनल जैसी उसको लग गई। तो गुस्से में उसने जूता फेंक के मार दिया मंच पर। स्टेज पर उस पर नाटक चल रहा है, तो नौटंकी का स्टेज लगा हुआ है, अभी दर्शक दीर्घम बैठ देख रहे, तो गुस्सा हुए। सन तो अब आप देखिए, इन अपने महापुरुषों पर थोड़ा सा वाच करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे महापुरुष भी बड़े सोचे समझे थे। एक आदमी कोई आता है रास्ते में, बच्चा भीख मांगा, उसको गया मोची की दुकान खुलवा दी। बोले तुम क्या काम कर सकते हो? बोले भीख क्यों मांगते हो? बोले मैं तुमको दुकान खुलवा देता हूँ। महान हो गए जाने। केजरीवाल अचानक अन्ना हजारे के साथ जाके मंच पे बैठ जाता, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन। भ्रष्टाचार जहां का तहां है, भ्रष्टाचार बल्कि 2-4 गुना और बढ़ गया होगा उसके बाद। लेकिन भ्रष्टाचार का काल, केजरीवाल केजरीवाल नारा चल रहा है। जनाधार, तो जनाधार बनाने के लिए ये सब नाटक किया जाता है पाखंडियों के द्वारा, और वो सट से अपना पूरा माहौल तैयार करके एक किसान के यहाँ पहुंचे, गाय का गोबर उठा के माथे पे तिलक मार दिया। वो महान राजा नहीं फकीर है, जनता की तकदीर है। आगे ये सब बातें क्यों होती? अचानक ये, और कहो कभी गाय का एक बार भी गोबर ना उठाए हो, एक बार भी उसकी चारा सानी दाना पानी कभी न किए हो, अब करें तो सब हाथ पैर छिल जाएं, मगर नहीं। जय गौ माता सडन किया और चारों खाने चित्र, सारे गो भक्त जो तैयार हो गए, गाय पालने वालों ने सबने वोट दे दिया, प्रधानमंत्री बन गए। अचानक चाय पे चर्चा, अरे चाय वाला प्रधानमंत्री। चाय वाले सब भीख मांगते रहे चर्चा करने के बाद, जिंदगी भर केतली खटखटाते रहे, कभी रेस्टोरेंट न बन पाएगा। कैपिटल का शॉर्टेज, रोजगार के लिए किसानों के पास कृषि भूमि नहीं, बणिकों के पास वाणिज्यिक पूंजी नहीं, राज कर्मचारियों के पास राजकीय समुचित वेतन नहीं। 80% राजकीय कर्मचारी गरीब हैं, 80%। जाने कितने आंगनबाड़ी और जाने कितने शिक्षा मित्र अपनी जिंदगी का चित्र नहीं बना पा रहे सही सही। क्यों? तो ये जो पाखंडपूर्ण जीवन है, समाज की सेवा इससे नहीं होती, न्याय से होती। न्याय में सभी परस्पर समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का जो समूह है वही समाज होगा। तो सब समान हितों के लिए नियम नीति निर्णय विधान सब होने चाहिए थे, वो हुए नहीं, तो सामाजिकता ही नहीं बनती। तो सामाजिक व्यवस्था चाहिए, सामाजिक सेवा नहीं चाहिए उसको। क्या चाहिए? दे क्या रहे हैं? सामाजिक सेवा दे रहे। क्या आज एक वृद्ध को एक समोसा दिया, अरे सुबह नाश्ता कौन देगा, तुम दोपहर में लंच टाइम में समोसा देने पहुंचे हो। अब बस इसके बाद फिर वो शाम को क्या खाएगा ये चर्चा भी नहीं उठानी है, बस आज समोसा दिए, 4 लोग फोटो खींच लो, ताली। एक महान अवसर आपको ईश्वर ने प्रदान किया, एक भूखा वृद्ध सामने गुजरा और इन्होंने आज उसको 2 समोसे
कुर्बान कर दी। अब समाज की सेवा हो गई। उसे चाहिए क्या था कि वृद्धों के लिए न्यायोचित जीवन की व्यवस्था, कि हर 75 साल से ऊपर के आदमी को खाना पीना जीना रहना उसका जिस विधि से चल सके, अगर कुछ सक्षम है अपना खाना पीना खुद बना के खा सकता, अपनी चाय बना सकता, अपने कपड़े धो सकता, तो उसको पेंशन दे दो, अपना कर लेगा, उससे चाय पत्ती लाएगा, कपड़े खरीद लेगा, दवाई खरीद लेगा, खाएगा। अगर वो पैसा दे के भी वो ना कर पा रहा हो, बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति को पहुंच जाते हैं, पैसे तो हैं लेकिन चाय कौन बनाए, चाय पत्ती कौन लाए, बर्तन कौन धोए, और वो बहुत सी समय अब वो पता चला ना चल पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं, ना बाल्टी उठा पा रहे हैं पानी की, तो नहाने के लिए पानी का भी प्रॉपर इंतजाम नहीं, तो फिर वो तो पैसा लेके भी क्या करें। तो उनके लिए आश्रय योजना होनी चाहिए थी समाज में। सामान्य वृद्ध हैं 75 से ऊपर, तो उनके लिए पेंशन टुवाल होनी चाहिए थी, और इक्वल पेंशन टुवाल। ऐसा नहीं कि 2 रुपए इसको दिया, 8 रुपए उसको दिया, 8,000 उसको दिया, 10,000 उसको दिया, 50,000 उसको दिया, और 10 लाख एक किसी खास आदमी को दिया। पेंशन वो वृद्ध को ग्लैमर में थोड़ी ना जीना है उसको, उसे तो गुजारे के लिए साधन चाहिए, तो गुजारे का साधन तो सबका कॉमन ही है, तो इक्वल पेंशन टुवाल। नहीं, राष्ट्रपति को 15 लाख काहे भाई, प्रधानमंत्री को 20 लाख, फिर उनको और किसी को 50 लाख, और फिर एक को जिसको मिल रही है पेंशन उसकी पता चला 3 और पेंशन है। दूसरे वृद्ध हैं जिनको 98 नहीं, और ये बड़ी बड़ी 3 पेंशन है एक आदमी उठा रहा है। तो ये सब देखो, इसलिए ये सब लोग सेवा करने में उत्साही रहते हैं और व्यवस्था देने में नहीं, क्योंकि सेवा में इधर माल तगड़ा पार करेंगे और इधर चवन्नी अठन्नी के सेवा और फोटोग्राफी और अखबार में सुबह नाम, और चारों तरफ से पुरस्कार की। समाज सेवा कर रहे थे, 4 भूखे नंगे बटोर के उनकी सेवा किया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया जाना जरूरी। तो एक गधा दूसरे गधे को, या एक धूर्त भेड़िया दूसरे भेड़ियों को नोबेल प्राइज दे रहे हैं, है ना। और उसे कह दो कि न्याय कर दो, अब भेड़िया कभी न्याय करता है, भेड़ों के साथ न्याय। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा, शेर अगर भेड़ से दोस्ती करेगा, तो खाएगा क्या? नहीं। इसलिए दोस्ती नहीं करना उनको आपसे, दुश्मनी करना। सामाजिक व्यवस्था की जरूरत है, एक न्यायशील सामाजिक व्यवस्था चाहिए आपको, जिसके तहत आप सुंदर जीवन जी सकें। तो ये मदद करने वालों से पहले तो सावधान है। समाज में चारों तरफ मददगार है, भूकंप आ जाए तो मदद, बुढ़ा सड़क पे गिर जाए तो मदद, हाँ? बेटी ब्याहने के लिए रह गई, 4 सेठ लोग आ गए, बोले 5-5 हजार चंदा करो, इनकी शादी कराना है भाई। सामूहिक शादी केंद्र खोल दिए गए, तो मददगार लोग बैठे। मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं देंगे, सामाजिकता नहीं आने देंगे, व्यक्तिगत कुछ नाटक करेंगे, क्योंकि उससे उनका पॉलिटिकल ग्राउंड और लूट के सारे अवसर क्रिएट होंगे। ईश्वर उनको अवसर प्रदान करेगा अच्छा वाला। ये सब मदद की आड़ में ये झाड़ कटते हैं। दान एक कूटनीति है एक्चुअली। ये जो समोसे का दान, फला का दान, ये सब जो किया जाता है, ये हमारी एक नौटंकी है, एक कूटनीति है, कूटनैतिक षड्यंत्र। तो इन षड्यंत्रों के द्वारा ये लोग जी रहे हैं। वास्तव में पंच ही यंत्र है, लेकिन उसे कहते षड्यंत्र है। जैसे होते पंच विकार हैं, बोलते उसे षड विकार है।
बीच में दार्शनिक दृष्टिकोण इनका भ्रष्ट हो गया था। इंद्रियां 5 ही होती हैं, लेकिन वो मन को भी उसके साथ गिन के 6 इंद्री बना लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, और कहते हैं 11वां मन। ये सभी तमाम संत महात्माओं के प्रवचनों और पुस्तकों में। क्यों? दार्शनिक अंधापन। अब वो समझ ही नहीं रहे कि इंद्रिय एक अलग चीज है और मन एक अलग चीज है। डायमेंशन भी दोनों का अलग है। जागृते तिष्ठति इंद्रियां, स्वप्ने मनस। जागृते इंद्री, स्वप्ने मनस, डायमेंशन अलग। सुसुप्ते प्राण, सुसुप्त केंद्र में प्राण स्थित रहता है। तो ये डायमेंशन ही अलग अलग। आत्मा तुर्य का, तुर्य की आत्मा। अब देखें, ये सब डायमेंशन ही अलग है चेतना की, और आप उसे गिने ले रहे हैं किसी एक ही चीज में। तो ये सब दार्शनिक अंधेपन की वजह से दर्शन शिक्षा समाप्त हो गई थी। तो बहुत दिक्कतें हुई बीच में, सब कुछ आपका ज्ञान विज्ञान खो गया, और यहाँ तक कि बटन तक बननी बंद हो गई इस देश में। कुछ भी नहीं, सिलाई मशीन तक विदेश से आई। यहाँ का आदमी चाय बनाता था, लेकिन जेम्स वाट की तरह ही नहीं देखता था कि इसमें वाष्प क्यों बन रही। जेम्स वाट देखेगा विदेशी। आपको क्या पड़ी? पहले तो चाय बनाने की इच्छा ही नहीं होती। हम काहे बनाएं? दूसरे को मुर्गा बना लो, उसे गुलाम बना लो, हाथ पैर उसके बांध दो, और डंडे बजा बजा के उससे चाय बनाओ। और ये भी फिक्र मत करो कि उसको चाय मिलेगी कि नहीं। वो पढ़ा लिखा हो पाएगा कि नहीं, उसका रोजी रोटी जीवन चलेगा कि नहीं, उसको घर मिलेगा कि नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। बोले सबको लूटो मारो खाओ। तो ये कौन सी व्यवस्था है समाज की, कौन सी राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें ये सब लोग अपने लिए सब बढ़िया बढ़िया और दूसरों के लिए सब घटिया घटिया चुपते रहे? नहीं, समान हितों के लिए सहमत मनुष्यों का समूह ही समाज है। तो ये समाज की परिभाषा वास्तविक है। राष्ट्र भी यही है। न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, ये तो प्रतिपादन ही है। न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्। राज्य कहते हैं 2 प्रकार का हो जाता है। कैसा? एक सुराज्य, एक कुराज्य। सुराज्य कौन सा है? जो न्याय मूलक है वो सुराज्य, न्याय के मूल आधार पर खड़ा है, उसे सुराज्य कहते हैं। और जो न्याय को छोड़कर अन्याय के मूल आधार पर खड़ा है वो कुराज्य कहलाता है। तो न्याय मूलम सुराज्यम सत्। ये आप देखें, प्राचीन भारतीय दर्शना क्या कह रही और दुनिया में चल क्या रहा है, सही बातें सब हटा दी। इसी संदर्भ में आज का एक प्रश्न रखा गया है। आज के कार्यक्रम की दृष्टि से न्यायनगर की स्थापना का महत्व एवं न्याय धर्म की स्थापना में इसकी भूमिका। क्या इस विषय पर
बात करने के लिए कुछ लोगों ने कहा है। सबसे पहले ये समझ लें कि न्यायनगर क्या है। न्याय स्थापना अभियान जो हम लोग संचालित कर रहे हैं पिछले 30-32 सालों से, पच्चीस सितंबर 1990 से हम लोग ये कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। न्याय को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। न्यायनगर इसी अभियान की उपज है। न्याय स्थापना अभियान सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से दो तलों पर अपना कार्यक्रम संचालित कर रहा है। राजनीतिक रूप से न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम कर रही है। जब भी वो किसी केंद्र में या किसी स्टेट में सरकार में जनता द्वारा चुनकर पहुंचती है, पहुंचाई जाती है जनता द्वारा, तो वो जाते ही न्याय को प्रतिष्ठित करने संबंधी 111 जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनका क्रियान्वयन करेंगे। पहले से ही बातें घोषित हैं, अलग से इसके अलावा कोई उसका कार्यक्रम नहीं है। दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई राजनीतिक कार्यक्रम। दूसरी बात सामाजिक कार्यक्रम। सामाजिक कार्यक्रम क्या है इसका? कि न्याय से सहमत लोगों को, ऐसे न्यायप्रिय लोगों को जो न्याय जिन्हें सुपाच्य है, बच रहा है, उन लोगों को एक समाज के रूप में गठित करके एक उनकी बस्ती बसाना और न्याय के अनुसार पूरी सामाजिक व्यवस्था प्रतिष्ठित करना। तो जितने लोग न्याय के सिद्धांत से सहमत हैं उनका एक नगर बसा देना, एक बस्ती बसा देना और वहां पे न्याय से संबंधित सभी प्रावधानों को लागू करना। वर्तमान संवैधानिक दायरे में रहते हुए एक न्यायशील बस्ती कैसे बसाई जाए। संविधान कहता है कि संविधान का उद्देश्य भी यही है कि जनता के साथ आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, यही संविधान का उद्देश्य है। संविधान के प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है, संविधान की उद्देशिका शुरू में प्रिंटेड है। आप उसे पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि स्वतंत्रता, समता, बंधुता की त्रिवेणी पर यह आधारित होगा और आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय को स्थापित करने के उद्देश्य में संलग्न रहेगा। ये संविधान का पूरा खाका है। अब आगे उसके बाद उसमें संविधान में न्याय या आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय, तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता का कोई आगे कहीं क्रियान्वयन हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज ए डिफरेंट मैटर, वो एक अलग विषय। और चूंकि वहाँ लोग इस प्रकार के पहुंचे ही नहीं हैं, आज तक कोई पार्टी जो न्याय से सहमत हो वो चुनाव में ही नहीं उतरी और ऐसी किसी पार्टी का गठन भी नहीं किया गया जो न्याय से सहमत हो, न्याय के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हो। तो संविधान की उद्देशिका पिछले 70 सालों से, आजादी के बाद से, ज्यों की त्यों पड़ी हुई। 70 साल का ये लोकतंत्र आज तक अभी न्याय के सिद्धांत पर खड़ा नहीं हो पाया।
अन्याय मूलम स्वराज्यम स्यात्, तो क्या कुराज्य में जी रहे हो? अगर न्याय मूलक आपका राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं, तो फिर कहाँ खड़े हो भाई? क्या कुराज्य में जी रहे हो? तो आप लोग कुराज से ग्रस्त हैं, स्वराज नहीं है। तो फिर ये क्या सब जितने राजनेता हैं, कोई भी सुराजनेता नहीं है, सब कुराजनेता हैं ये सभी, और ये प्रामाणिक रूप से ऐसा है। ये सभी बातें दृश्यमान, आप इसे देख सकते हैं। कैसा ही हो गया आपके साथ। पूरे देश में एक भी कोई राजनीतिक पार्टी आप लाके नहीं बता सकते जो न्याय के आदर्श पर खड़ी हो, न्याय के आदर्श को स्वीकारती हो और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हो। एक भी कोई हो तो आप बताएं। जितनी भी वर्तमान में पार्टियां हैं, नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं, इन सभी को देख लें। इसीलिए न्याय धर्म सभा बनाने की आवश्यकता पड़ी। एक ऐसी पार्टी है जो खुलेआम ही ये कह रही है, घोषणाएं भी हैं इसकी साफ साफ कि इसको यही करना है, दूसरा कोई इसका कार्यक्रम नहीं। इसके अपने जो बायलाज हैं उसमें ऑलरेडी ये सारी बातें प्रेस्क्राइब्ड हैं। उनसे बाहर ये कोई काम करने के लिए उसमें प्रशस्त ही नहीं। ऐसी कोई भी पार्टी आप खोज के लाके दिखा नहीं सकते जो न्याय धर्म सभा की तरह न्याय के सिद्धांतों को, संविधान की इस भूमिका को, उद्देशिका को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हो। किसी से भी पूछ लें, ये तो हम खुलेआम फेसबुक पर लाइव बोल रहे हैं। ये सारा चौरकट समुदाय अभी आप देखना इस लाइव को सुनता हुआ एकदम नॉर्मल मस्ती से। अब क्यों? क्योंकि लाइव जो है वो उस जनता जिसका ये खून पीते हैं उस तक ये जा नहीं रहा है, इसलिए वो निश्चिंत है। This is not going to touch them. They are untouched. That is why these people are very satisfied. Yes, yes, you speak. They know that it is not going to touch those people जिनका ये खून पी रहे। Those people who are being exploited by them नहीं जा रहा है। They know it well. इसलिए उस बड़े मजे से इसका इलाज भी हमारे पास, इसका इलाज भी है, वो भी हम कर ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद ये बीमारियां दूर भी हो जाएंगी अन्याय की, अन्याय का स्वास्थ्य वापस आएगा। संविधान के अब ये हम खुलेआम बोलें कि कोई भी पार्टी जो पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में कहती हो कि वो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक, जो संविधान में, भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, तो जो भी पार्टी इस देश में या किसी विदेश में जहां कहीं भी ये आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय के लिए कोई एक भी प्रतिबद्ध हो तो वो आके सामने प्रस्तुत हो, कि उसका कोई कार्यकर्ता आके बतावे। एक भी नहीं मिला। ये हम जो बोल रहे हैं इसका भी कोई, ये सब सुनेंगे और साइलेंट ऐसे गुग्गू अपने अपने कोटरों में घुस जाएंगे। क्यों? वो निश्चिंत हैं, क्योंकि ये बात नहीं जा रही उन तक। अगर ये लाइव पूरा 100% जनसमूह तक जा रहा हो तो इनकी चूल्हे हिल जाएंगे। उनको मालूम है कि नहीं जा रहा। जिसका ये खून पी रहे हैं, और एक दिन से नहीं पी रहे कि 70 साल से पी रहे हैं। नो नो, तंत्र कोई भी हो, राजतंत्र आया हो, लोकतंत्र आया हो, कोई भी तंत्र आया हो, न्याय तंत्र के बिना 95% से 99% आदमी शोषित होगा।
उसके हिताधिकारों का नाश किया जाएगा और चंद 1 से 5% आदमी खुलेआम इस काम को करते रहेंगे। आप ना उनकी चालाकियों को कभी समझ सकते हैं, ना कभी उसको रोक सकते हैं। आपको इतना डरा दिया जाता है, इतना धमका दिया जाता है, इतना चमका दिया जाता है उन उचक्कों के द्वारा कि आप बड़े आराम से डरे सहमे ऐसे चुपचाप बैठे हुए तो जिंदगी काट देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सप्लॉयटेशन किसी का, मनुष्य मेहनत कर, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो सबसे ज्यादा गरीब, तो उसके मेहनत का फल जा किधर रहा? उनके खातों में जा रहा जो मेहनत करते ही नहीं कभी, और ना उनके खानदानों ने कभी किया। बिना मेहनत का एक सिक्का भी नहीं बनता। श्रम का नगदीकरण ही धन है, मुद्रा है। मुद्रा वास्तविक धन नहीं है, श्रम का रूपांतरण है। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति ने तो इसका नाम ही श्रम पत्र रख दिया था, क्योंकि ये श्रम के द्वारा हीन कैस होता है, तो ये श्रम पत्र है। श्रम का जो पसीना है वही इसमें घुसा हुआ है मुद्रा में। ये पसीना ही मूल्य है इसका। तो आज भी अपने देश में 80% आदमी भूखों मर रहे हैं। ना सही खाना है, ना सही कपड़ा है, ना उसके लिए रहने की सही आवासीय व्यवस्था है। बताइए, चल रहा है। अधिकांश किसान भूमिहीन है। जब भूमि ही नहीं है तो तुम किसान किस बात के हुए भाई? किसी दूसरे की भूमि पर गुलाम है और उन्हीं को बता दिया जाता है कि तुम किसान हो। गुलाम कहां से किसान हो? किसान वो ना होगा जो अपनी जो भी फसल उगा रहा है वो उसके घर जाती हो। गुलाम कौन है? जो जितने रुपए का श्रम करता है उतने रुपए उसके घर जाते हों तो वो गुलाम नहीं है, और जितने रुपए का वो काम करता है उतने रुपए यदि उसके घर पे नहीं जा रहे हैं, उसके बैंक खाते में नहीं जा रहे हैं, उसकी जेब में नहीं जा रहे हैं, तो वो गुलाम है, वो स्लेव है। ये बिल्कुल साफ बात है। स्लेवरी कोई अलग से आसमान से थोड़ी टपकती। इस स्थिति का नाम है स्लेवरी कि आप 5,000 का काम करते हैं और आपके खाते में 50 रुपए से 500 रुपए भी नहीं पहुंच रहे हैं ठीक से। अब आज की डेट पे कोई भी श्रमिक जो काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी 5,000 रुपीज से 5,000 रुपए के आसपास प्रतिदिन की दर से बैठती है। ये न्यूनतम हमने बताया। अमेरिका जैसे कंट्री में इससे 2 गुना और 3 गुना भी बैठ रही है। तो विचार करके देखें। तो जब ये काम कर ही रहा है और इतना इसका एवरेज बैठ रहा है तो इसके बैंक खाते में, इसके घर में, इसकी जेब में वो जो इसकी अर्निंग है वो नहीं पहुंच रही है। तो कहाँ पहुंच रही है? कहीं तो जाती होगी। आपने पंप से 100 लीटर पानी निकाला और आपकी बाल्टी में, आपके घर के घड़े में, आपके घर के भीतर टंकी में 5 लीटर भी नहीं, 100 लीटर निकाले और 5 लीटर भी घर में नहीं दिखाई दे रहा, तो आप जाहिर है प्यासे मरेंगे। नहाने का भी पानी नहीं रहेगा, कपड़ा धोने का पानी नहीं रहेगा। समझ सकते हैं इसे। ये जो धनराशि है, ये जो जलराशि है, ये कहाँ जा रही है?
कहीं तो जाती होगी। वो सब अदृश्य आत्माएं, ये बड़े इनडायरेक्ट तरीके से इसको चूसते हैं। अदृश्य कटिया फांसी जाती है, वो सट से वहां गिरती है मछली जाके। वो सब समझने में आपको बहुत समय लगेगा, उसके लिए आपको स्कूल जाना होगा प्रॉपर। अब कई बार तो उसको भी पता नहीं है कि वो रक्त पी रहा है। डॉक्टर साहब, कई बार तो उसको भी पता नहीं है कि वो रक्त पी रहा है, लेकिन पी रहा होता है। सिस्टम ऐसा है। अब कई शेर के बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए कि जरा भी वो कभी किसी के खून खराबा किए हैं। ट्रेडिशन चल रही उसमें, अरे इधर से बाप मार रहा था, इधर से बच्चे ने वही वाली भांजी मार दी। अब क्या होगा? उसे पता कैसे चलेगा कि ये सेम भांजी मारी जा रही हो? समझ हो तो सोचता है कि ये सब नॉर्मल चीज है। एक बिल्ली से किसी ने कहा कि तुम बहुत पापी हो। उसने कहा कैसे? बोले रोज चूहा मारती हो। बोले कब? अरे यही जो रोज मारते हो, इसी यही अब तब सब हर समय। उसने कहा हट। वो सहज उनकी स्वाभाविक स्थिति हो गई है। तो दे डोंट फील दैट दे आर द एक्सप्लॉइटर। वो समझ से ही गायब हो गया है। जिन लोगों ने घरों में बांध बांध के लोगों को रखा, हंटर बजा बजा के काम लिया, उनको तक को पता नहीं था कि दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट दे वर डूइंग इट। ट्रेडिशंस वैसे बन जाते, तो आपको पता भी नहीं चलने देते। इन चीजों को वो ट्रेडिशन का रूप दे देते हैं, धर्म का रूप दे देते हैं। आप क्या करोगे? तो दैट बिकेम द रिलीजन। If this is going to be a religion, then you are the follower of religion and you are religious. So religiously you are doing unjust things. Religiously, धार्मिक रूप से, but you don't know. करता हुआ भी नहीं जानता वो क्या कर रहा है। एवरीवन इज डूइंग। रोज पेशकार घूसने लगे, उसे पता चल जाए कि ये गलत काम है, अपराध है, जेल जाना पड़ेगा और जेल में डालना निकालना कोर्ट का काम है, तो पेशकार घूस क्यों लेगा? वहीं जज के सामने बैठा हुआ सब काम चल रहा है। पूरी दुनिया को फांसी चढ़ाने वाले लोग, फांसी चढ़ाने वाले लोग ही फांसी चढ़ाने का दिन भर काम करते हैं खुद, कि फांसी चढ़ाया जा सके उनको उसी कानून के तहत। बट दे डोंट फील दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। विधायक ही अवैध कृत्य में लीन है, बट दे डोंट थिंक दैट दे आर डूइंग एनी इलीगल थिंग्स। They are 100% legal. They don't feel that they are doing anything wrong. They are always right. They feel that they are always right. They are perfect. They don't do any type of unwanted thing, illegal thing. वो illegality, वो legal हो गया है। हेलमेट कैप से 1000 रुपए वसूल रहे हैं। आज तक इसका कोई माई का लाल ये देने की स्थिति में नहीं एक्सप्लेनेशन कि फॉर व्हाट, बट दे आर चार्जिंग इट। हेलमेट आप लगाए हैं नहीं लगाए हैं,
कल को आप कंघी नहीं किए हैं, वो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना ठोक दे। अरे भैया हमारा कंघी हम किए नहीं किए, तुम काहे हमको परेशान कर रहे भाई? नहीं नहीं, आप कंघी नहीं किए, आपका चश्मा नीचे था, दीजिए 10,000। अरे हमारा चश्मा नीचे था कि ऊपर था, तुमको क्या लेना मेरा? अब बताइए, आपने सुबह जो है चाय के साथ नमकीन क्यों खाया, बिस्कुट क्यों खाया? 10,000 जुर्माना। अब आपसे पहले पूछा कि आपने चाय पी, आपने कहा हाँ चाय के साथ बिस्किट है, बोले हाँ 10,000 जुर्माना। अब आप क्या करेंगे? और जब आप, अच्छा आप लोग ये भी अगर 2-4 दिन जुर्माना की 2-4 रसीदें ना काटे तो आप कहीं पहुंच जाए वहां जुर्माना देंगे, आप भी कम नहीं। आपका मूर्ख होना उनके लिए जन्नत है। हम इतने दिनों से समझा रहे हैं, जिस दिन से वो हेलमेट का कानून लाए तो हमने कहा यार ये क्या चक्कर है। आरबीआई में रेपो रेट इतने दिनों से वर्ल्ड वाइड लगा हुआ है और एक भी बंदा आरबीआई से नहीं पूछा हमको छोड़ के। हमने पूछा, तमाम चिट्ठियां चढ़ी आरबीआई के नाम। हमने पूछा ये लगाते कैसे हो? तो आप समझ नहीं, किसी चमत्कार से कम नहीं उनका ये कारनामा। क्या कोई सिद्धांत ही नहीं। चिट्ठियां आई हैं उनकी हमारे पास अधिकारियों की, वो नहीं बता पा रहे हैं कि काहे लगा रहे हैं, किस बेस पे लगा रहे हैं। लिक्विडिटी जारी करना आरबीआई का काम है। लिक्विडिटी क्या होता है? जैसे बर्फ का गोला आप लेके गए, बर्फ का गोला आप लेके गए, बर्फ का गोला किसका है? आपका। ठीक है, आप वहां पहुंचे। लिक्विडिटी क्या है कि वहां एक सूरज लगा हुआ है, गोल मोहर, वो सील के सामने से जब ये गुजरता है बर्फ का गोला तो गर्मी के कारण ये पिघल जाता है। और जब ये पिघल जाता है तो पिघलने के बाद पानी किसका है बताओ? ना समझ में आया होगा, क्योंकि इतने समझदार होते तो इतने दिनों से तो बवाल आपके साथ चल रहा है, समझ ही गए होते। अभी तो हम बीच में छेड़ दिए तो थोड़ा बहुत बुद्धि दौड़ा होगा कि यार लफड़ा तो लग रहा है कुछ नहीं। अभी भी जिनका तार हमने नहीं हिलाया है तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट इसी बात के शिकार है। और उनके मूर्ख होने का, उनके जो धूर्त वर्ग है वो भरपूर इसका फायदा उठा। अच्छा वो लोग सब जानते हैं इसे, जितने तिकड़वी दूर थे उनको पूरा पता है ये कि व्हाट इज द रीजन टू इम्पोज द रेपो रेट बाय द आरबीआई। Why the repo rate is being imposed by RBI? They know it well. लेकिन जनता को नहीं मालूम, जनता नहीं जानती। बर्फ का गोला आप लेके गए, किसका है बर्फ का गोला? आप घर से लेके गए, आपका गोला है। आप वहां पहुंचे और सील के सामने से गुजरे, आपकी बाल्टी में आप रख के गए थे, बस बाल्टी के ऐसे गुजारने मात्र से बाल्टी में बर्फ का गोला पिघल गया। तो अब पानी किसका है? जिसका गोला था। अरे बर्फ के गोले में पानी ही था, वो दरअसल टेम्परेचर कम होने की वजह से ही वो ठोस था, ठोस का द्रव हो गया। अब ये द्रव्य कहलाता है। तो अब ये द्रव जब आप ही का है तो इस पर ब्याज कोई दूसरा कैसे ले सकता है? मालिक तो आप ही हैं और वो अच्छा आप बेशर्मी से दे भी रहे हैं। हेलमेट पर रसीद काट दी उसने, भैया हमारा सिर में हम हेलमेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। कल को आप बाल कटवा के चले गए, उन्होंने कहा जमा करो 10,000। अरे यार तो हम बाल कटाए हैं नहीं कर, तो उनको क्या पड़ी है ना 10,000 दीजिए। आप कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप रसीद काट दीजिए। अच्छा तो रसीद कोई प्रामाणिकता है? अरे अंग्रेजों के टाइम पे एक गांव की कोई घटना है कि एक किसी थाने का इंस्पेक्टर गांव पहुंच गया, इतना बड़ा एक
पैरामीटर लेके नपना। अब बोला जिस भी किसान के बैल की सींग इस नपने से ज्यादा लंबी हो उन पर सब पर लगेगा जुर्माना, दंड लगेगा। अब गांव में भगदड़ मच गई, सब लोग अपना अपना बैल का सींग टटोलने लगे, उचित नहीं, भागे। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ये मतलब क्या है, वो सींग नाप रहे अपनी अपनी। मूर्खों की दुनिया बड़ी अजीब है। वो बोले 1000 जुर्माना लगेगा हेलमेट का, तो जेब टटोलने लगे। पर्स देख रहे हैं कितना पैसा है, 1500 का नहीं, 500 ले लीजिए, कोई बात नहीं, रसीद मत दीजिए, 500 आप रख लीजिए, लेकिन माफ कर दीजिए 500 है। उससे ही नहीं पूछ रहे हैं भैया ये मतलब हेलमेट लगाए हैं हम नहीं लगाए, तुमको क्या पड़ी है? पूछा आप लोगों ने किसी ने ना? काहे पूछोगे? हम नहीं लगा रहे, हम मना भी कर देते, भाई काहे लगाए? कोई लॉजिक उसमें दिख नहीं रहा। अरे भाई सिर फूटेगा, तुम्हारा अपना फूटेगा, उसमें सरकार क्यों जुर्माना लगा रही है? दूसरे का सिर तुम फोड़ने जा रहे हो तो ये बात समझ में आती है क्या? चलो ठीक है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने का इरादा है इसलिए सरकार जुर्माना लगा रही है, ठीक है, सरकार उतना रिकवर करेगी, दूसरे की भरपाई करेगी। लेकिन नुकसान जब होगा तो तुम्ही को होगा, सिर फूटेगा, इलाज तुम्ही अपना कराओगे, दूसरा नहीं, तो जुर्माना भी तुम्ही। चमत्कारिक सरकार और चमत्कारिक प्रजा, आप लोग दिए चले जा रहे हैं। तो आप सबका कारोबार बहुत बढ़िया, इसलिए चल नहीं रहा ना पूरे देश में। अगर चल रहा हो तो सरकारों की चूल्हे हिल जाए। ये तो अच्छा है कि पूरे देश में जा नहीं रहा फेसबुक। अच्छा, बहुत सारे जो लोग इसमें बनाए हुए, इसमें जो धूर्त वर्ग है केवल उसी के पास ये चलता है। बाकी जो साधारण जनसभा अगर फेसबुक पे अकाउंट बना भी लिया है तो चलाने की औकात नहीं, इतना पैसा नहीं कि वो चलाए इसको रोज, इतना डाटा नहीं डलवा पाता। और उसी की समस्या, उसी का सब खून पिए हुए हैं, इसलिए डाटा भी डलवाने की औकात उसकी नहीं छोड़ी। काम तो दिन भर करता है, और जो काम नहीं करता उसके पास डाटा ही डाटा है, डाटा पूरा डटा हुआ है। और जो दिन भर काम करता उसके पास डाटा कहां? तो घाटा है। और ज्यादा बोले तो बड़ी स्थिति खराब है उसकी। तो अब आप समझ लीजिए कि मिस्टेक कहां हो रहा है। न्याय की जरूरत है इस दुनिया में? नहीं। लाइव वालों से भी पूछ लेना, जितने देख रहे हो, अंदर से आवाज करके कुछ जमीरों में झटका लगे। ये न्याय के बिना गुजरा है। तो न्याय नगर क्या है? ये न्याय की पूरी व्यवस्था से सहमत लोगों का ऐसा एक समूह जो न्यायशील बस्ती बसाकर जिंदा रहने के लिए तैयार है। तो जो लोग भी न्याय प्रिय हैं वो सब अपनी अपनी बस्ती ऐसी बसा सकते हैं, अपने अपने ग्राम पंचायत को न्यायशील ग्राम पंचायत घोषित कर सकते हैं कि हम लोग न्यायपूर्वक रहते हैं। अगर न्याय क्या है कि जैसे अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहते हो तो अपने पड़ोसी के बच्चे के लिए भी शिक्षा चाहोगे, ये न्याय का पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है कि जैसा अपने घर के लिए आप रोजगार चाहते हो, ऐसा ही पड़ोसी के घर के लिए भी रोजगार तुमको मंजूर है। न्याय का दूसरा चैप्टर। अब न्याय का तीसरा चैप्टर क्या है? जैसा तुम अपने लिए आवासीय सुविधाएं चाहते हो, घर, मकान, सड़क, बिजली, पानी, ताम झम, सब चाहिए कि नहीं चाहिए घर, उसी तरह हमारे पड़ोसी को भी मिले, वो भी बेघर न रहे, उसके घर में भी बिजली पानी सब सुलभ रहे ताकि वो भी खा पी सके, जी सके। तीसरा चैप्टर। अब चौथा चैप्टर संरक्षण, चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन। 75 साल के हो गए पेंशन चाहिए, असमर्थ हो गए हो एक आश्रय योजना आपको चाहिए,
जहाँ आपको रहना खाना जीना सुलभ हो सके, नहीं तो भीख मांगते मांगते जिंदगी कट जाएगी। करोड़ों लोग आज भीख मांग रहे हैं। क्यों? आश्रय योजना नहीं दी गई है, न्यायशील ग्राम योजना नहीं, न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं। संविधान तो कहता है कि न्याय, आर्थिक न्याय किया जाएगा, सामाजिक न्याय किया जाएगा, राजनीतिक न्याय भी किया जाएगा। न राजनीतिक न्याय हो, आज तक तो पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया का आदमी नहीं जानता कि कोई राजनीतिक न्याय भी होता है। तो हम लोग एक ऐसे न्याय नगर को स्थापित कर रहे हैं जिसमें ये पूरी परिकल्पना न्याय की प्रतिष्ठित हो, जहां पे आपको शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण इत्यादि सारी सेवाएं आपसी व्यवस्था के तहत, सामाजिक व्यवस्था के तहत सुलभ हो सकें। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। अच्छा होगा या नहीं होगा? अगर पूरे राष्ट्र में ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, वहां भी किया जाए। तो एक पहले ग्राम योजना ऐसी बसाओ, हर ग्राम पंचायत को हम लोग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें भारत में, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आप एक एक ग्राम पंचायत न्यायशील बनाते हुए पूरे 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को आप बना सकते हैं, जहां फिर न कोई अनपढ़ रहेगा, न कोई बेरोजगार रहेगा, न कोई बेघर रहेगा, न कोई बीमार रहेगा। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको आवासीय सुविधाएं, सबको संरक्षण, चिकित्सा आदि सभी सेवाएं, पेंशन आदि सारी सेवाएं सब सुलभ रहेंगी। तो ये क्या है? एक ऐसा न्यायशील ग्राम, एक ऐसी न्यायशील बस्ती, एक ऐसी न्याय नगर योजना क्रियान्वित होनी चाहिए। सरकार को भी हमने दे रखा है, सभी सरकारों को दे रखा है कि इसे क्रियान्वित कर लो। सामाजिक तल पर प्रयत्न करने के लिए संविधान अनुमति देता है कि आप सामाजिक तल पर कोई भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं, समाज के दुखों को दूर कर सकते हैं, समाज के संकटों समस्याओं को हल कर सकते हैं। वृद्धों की समस्याएं, गरीबों की समस्याएं, अनाथों की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं, अनपढ़ों की समस्याएं कैसे हल? बेघरों की समस्याएं, लोग बेघर हैं, बेरोजगार हैं, बर्बाद हैं, आत्महत्या करने को विवश हैं, गली गली की ठोकर खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ये अनाथ घूम रहे हैं। तो ये क्या अमानवीय नहीं है? इस अमानवीयता को कैसे आप लोग स्वीकार कर लेते हो, कैसे बचा लेते हो? ये नहीं बचाना चाहिए। और जैसे आज हमारा संगठन, अब ये किसी को नहीं बच रही हमारे संगठन, वो निश्चित रूप से वो न्याय के लिए ही कहीं ना कहीं समझदार हो गए और सक्रिय भी हो गए। तो हम लोग आज हजारों आदमी आज इस कैंपेन से जुड़ा हुआ है और लगातार जुड़ रहे हैं। क्यों? मनुष्य की ये बेसिक नीड है, फंडामेंटल नीड है। इसको मदद नहीं, अधिकार चाहिए। इसे मदद नहीं, अधिकार चाहिए। हेल्प नहीं, जस्टिस चाहिए, तभी बात बनेगी। इसी बात के क्रियान्वयन के लिए ये न्याय नगर योजना हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके बारे में व्यापक डिटेल जानकारी हम लोग आगे देते रहेंगे। इसका जैसे जैसे क्रियान्वयन होता जाएगा, लोगों को खुद भी पता चलता जाएगा, तो प्रैक्टिकली भी इसे जी पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे और बाहर प्रचारित भी कर पाएंगे, दूसरी जगहों पर लागू भी कर पाएंगे। तो आज का चूंकि समय हो गया है, तो हम लोग यहीं पर आज के कार्यक्रम को विराम देंगे। अगले रविवार को हम लोग पुनः 8 से 9 के बीच में उपस्थित होंगे। फिर सबसे मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद।